अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वीना और आप देख रहे हैं बिला तकल्लुफ़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे जैसा कि कुछ अर्सा कबल हमने देखा फवाद चौधरी साहब और आज़म स्वाति साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कड़ी तनकीद का निशाना जो है इस इंस्टीट्यूशन को बनाया। उसके हवाले से मुख्तलिफ एनालिसिस सामने आए। आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है, करंटली क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं, इसके ऊपर कुछ जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ प्रोग्राम में ST प्लॉट्स और एमनिटी प्लॉट्स के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। हमने पिछले कई प्रोग्राम्स में भी गुफ्तगू की थी साउथ सिटी हॉस्पिटल और ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के हवाले से भी कि किस तरीके से वो गैर कानूनी है और किन हुकूमतों में वो बने और अब उसका क्या जो है इस वक्त सिनेरियो है। इसके ऊपर भी हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी। आज फिर एक बार फिर डिटेल गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सैयद आदिल गिलानी साहब, उनको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, प्रोग्राम में सबसे पहले आज़म स्वाति साहब और फवाद चौधरी साहब के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद करना और उसके हवाले से डिफरेंट व्यूज़ आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये PTI जब बनी थी ना, आज इसको 23 साल हो गए, इमरान खान ने शुरू किया था और बड़ी अच्छी नीयत थी इमरान खान की और बड़े अच्छे लोग उसके साथ थे। उन्होंने 22 साल की मेहनत की और जद्दोजहद की और आवाम के उस सेक्टर को लेके चले जो पॉलिटिक्स से बाहर था। इनके साथ जो है पढ़े लिखे लोग आए, प्रोफेशनल्स आए। आप देखेंगे इनके पास जो ओरिजिनल इनके हैं, अभी तो इनके पास कचरा जमा हो गया, सारा का सारा लोटे जमा हो गए। इनके जो ओरिजिनल मेंबर्स हैं वो प्रोफेशनल्स हैं, सब के सब ग्रेजुएट और पढ़े लिखे और अपने फ़न के माहिर हैं। उन्होंने मदद की इनको और करके और कहाँ से कहाँ इमरान खान की हैसियत, इमरान खान के रुतबे को, इमरान खान का जो अपना एक स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड था, आइकॉन, वो अपनी जगह मौजूद थे। मगर उनकी जो ये उन्होंने खैराती इदारे शुरू किए और हॉस्पिटल बनाया है पहले, फिर एजुकेशन के अंदर आए, तो हर जगह कामयाब हुई क्योंकि इनकी टीम अच्छी थी। इत्तेफाक की बात है कि ये जब इलेक्शन आए तो पता नहीं क्या मजबूरी थी, इनको कुछ ऐसे लोगों को लेना पड़ गया जो मफाद परस्त थे। ये वही लोग हैं जो मफाद परस्त पिछले 50 साल से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी के लिए खेल रहे हैं। पैसे वाले हैं, बिल्डर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वकला हैं, प्रोफेशनल्स हैं। अब इसके अंदर जो इनके साथ जो है ये पर्टिकुलर जब आए थे तो 2018 में ये KPK में जीते थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि KPK के अंदर इनके आए तो फिर आरिफ अलवी जो है वो 2007 से हमारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मेंबर है और उन्होंने हमारे साथ, उसको पता है गुड गवर्नेंस क्या होती है, पता क्या क्या हम करें ताकि हमारी हुकूमत जो है वो कामयाब हो। तो KPK में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने उनको सजेशन दी जो उन्होंने अप्लाई की। उसके अंदर कानून बनवाए, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट वहाँ बनवाया, वहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर एक्ट बनवाया जो पूरे पाकिस्तान में नहीं है, वहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक्ट भी बनवाया। अब ये हम आज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर यानी ये एक कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एक मुजरिम को अब ये अख्तियार नहीं है कि अपने जज का अपॉइंटमेंट का अख्तियार दे दे कि मैं ये जज मुझे अपॉइंट करेगा जो मुझे ट्राई करेगा। ये पॉसिबल नहीं है। ये है सर, लेकिन ये कानून में क्या ये है कि अगर आपको अगर केस हो जाए, प्रोसीडिंग्स चल जाएं, फिर अगर आपको इख्तलाफ हो कि जज जो है वो ठीक से फेयर ट्रायल नहीं कर रहा, तो क्या फिर ये तो है ना सर? मैं इस वक्त बात जो कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वो बात नहीं हो, बात हो रही है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक लॉ है जो KPK में PTI ने बनाया है। वो लॉ 2016 में बना है। उसके अंदर लॉ के अंदर कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा प्रिवेंशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक्ट नंबर 13 ऑफ 2016 to establish clear conflict of interest and related post employment principle for public office holder। पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं ये मिनिस्टर्स, ये ब्यूरोक्रेट्स, ये सारे पब्लिक जो गवर्नमेंट के खर्चे पे इनको तनख्वाह मिलती है। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स to prevent and minimize the possibility of conflict arising between the private interest and public duties। प्राइवेट इंटरेस्ट और पब्लिक ड्यूटी में अगर कंफ्लिक्ट आता है तो उसको रोकने के लिए तो उन पब्लिक ऑफिस होल्डर के ऊपर अगर कोई इनकम टैक्स का केस चल रहा है तो इनकम टैक्स का ऑफिसर वो अपॉइंट कर दे। उसके ऊपर कोई अगर पुलिस का केस चल रहा है तो SHO को अपॉइंट कर दे। उसके ऊपर कोर्ट का केस चल रहा है तो उसको अपॉइंट कर दे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कानून जो है ये KPK में, PTI में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा बना था। इस बनाने के अंदर इमरान खान शामिल थे, आरिफ अलवी शामिल था,
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल शामिल था, आदिल गिलानी शामिल था। यही कानून जो है वो 2016 में जो है 19 में पंजाब के अंदर भी आया है। ये वो भी इमरान खान की हुकूमत लेकर आई है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये इतना इम्पोर्टेंट है। यही कानून 2016 में नेशनल असेंबली में पास हुआ। 2016 के अंदर नून की हुकूमत थी, 2017 में नून की हुकूमत थी। आज जब से ये हुकूमत आई है उन्होंने ये कानून पास नहीं किया फेडरल गवर्नमेंट में। 2017 में आप देखेंगे, ये आपको कागज दिखा रहे, 2017 से ये कानून सेनेट में पड़ा हुआ है। ये क्यों नहीं पड़ा हुआ है? आप आए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कानून बड़ा साफ है। उनके जो ओथ है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर लिखा हुआ है ये कि आप जो है वो यानी जज जो है वो अगर वो केस हेयर कर रहा है तो उसका मफादात का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है मफादात का टकराव। मफादात का टकराव का ये है कि जज जो है वो केस हेयर कर रहा है और उस केस के अंदर उसके सामने अ जज मस्ट रेडिली रिफ्रेन फ्रॉम एंटरिंग इनटू और कंटिन्यूइंग एनी बिजनेस डीलिंग हाउएवर unimportant it may be with any party to a case before him. Should the dealing be unavoidable, he must discontinue his connection. ये छोड़ दीजिए, कोर्ट से कर दे, मैं नहीं करता। अपने भाई का केस हो, उसके रिश्तेदार का केस हो, या वो जज वकील से पहले रहा हो और उसका क्लाइंट हो, यानी मोस्टली जज जो है वो वकील होते हैं। अगर 30 साल पहले उसका क्लाइंट है, उसके सामने आ रहा है, वो भी हेयर नहीं कर सकता केस। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कानून है। यहाँ पर यह हुआ कि आदम सवाती ने बहुत ही मुलाज़ात जो है वो बकवास की उसके ख़िलाफ़, हमारे चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, और आग लगाने की बात की। और फिर मिल के इन्होंने और फवाद चौधरी ने यानी अब्यूज़ किया है डस्का के इलेक्शन में और कहा कि इसको आग लगा दो, उसको ये, उस पर इनको नोटिस इशू हो गया कंटेम्प्ट का कि अंडर द लॉ ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के लॉ के अंदर 170 रूल क्या कहता है? 170 रूल कहता है कि अगर आपने कोई प्रिवेंट किया इलेक्शन के प्रोसेस में, वो आपको क्रिमिनल सज़ा हो सकती है। और अभी आप देखें कि पिछले दिनों इनका जो NA 133 के अंदर इनकी साजिश की वजह से इनका कैंडिडेट जो है वो डिबार हो गया कि उसके इलेक्शन की एप्लीकेशन जो है वो खारिज हो गई है कि वो उसने साइन सही नहीं कराए थे। वो कोर्ट ने भी इसको मना कर दिया। PTI के जनरल सेक्रेटरी हैं, कोई एजाज है, उन्होंने कहा है, अपील की है कि पाकिस्तानियों को कि वो इस इलेक्शन को बैकआउट करें, वोट देने ना जाएं। ये कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन है, 3 साल जेल है उसकी। तो इनका ऊपर ये हुआ कि जब इनके ऊपर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस गए तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर 4 कमिश्नर होते हैं और एक चीफ कमिश्नर होता है। तो 2 कमिश्नर जो हैं वो रिटायर हो गए, एक AP के का है, एक पंजाब का है, वो अपॉइंट करने हैं। तो उस अपॉइंट करने की एक कमेटी बनी हुई थी, जो पार्लियामेंट की कमेटी बनती है, जो रिकमेंड करती है, फिर उसके प्रोसीजर से आएगा। उस कमेटी के अंदर जो है वो तोड़ के उसके अंदर फवाद चौधरी को और आदम सवाती को डलवा दिया। जिस शख्स ने डलवाया है इमरान खान के साथ हमारी रिक्वेस्ट है कि आप उसको निकालें, उसको मालूम करें कि क्यों इमरान खान को वो बदनाम कर रहे हैं। ठीक है सर, इमरान खान के खिलाफ ये साजिश हो रही है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और इसको जो है हम हर हाल में इस चीज़ को मना करना चाहिए और ये केस जो है ये उसके ऊपर भी चलना चाहिए जिससे ये कानून की खिलाफ वर्जी की है। ठीक है सर, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे KDA, सुप्रीम कोर्ट, साथ ही साथ जो ST और एमनिटी प्लॉट्स इन हवाले से, आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, साथ ही साथ फवाद चौधरी और आज़म स्वाति साहब के हवाले से। आदिल गिलानी साहब का जो स्टेटमेंट है वो हमने सुना। अब प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे हम ST प्लॉट्स और एमनिटी प्लॉट्स के हवाले से। सर, 2 बहुत ही पॉपुलर और काफ़ी बड़े हॉस्पिटल्स भी, उस पर भी आपने गुफ्तगू की थी कि वो कैसे इलीगल है, जैसे साउथ सिटी और ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये केस हम डिस्कस कर रहे हैं और ये डिस्कस करते रहेंगे। वजह यह है कि कराची में सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा है, ये पिछले 2010 से चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 9 और 2010। ये नेमतुल्लाह साहब हमारे मरहूम
मेयर कराची थे, उन्होंने किया था कि कराची के पब्लिक पार्क को 800-900 पार्क थे जो खा गए और उसके ऊपर बिल्डिंगें बना दी, कमर्शियल हो गया, ये वो केस है। उसके अंदर फिर वो 600 केस और आ गए। तो ये इसकी लास्ट हेयरिंग के अंदर ये हुआ था कि क्लिफ्टन में एसटी प्लॉट जो है वो उसकी डेफिनेशन मांगी थी कि एसटी प्लॉट क्या होता है, कॉम क्या होता है, कॉम प्लॉट क्या होता है। तो पता चला कि हमारा ताल्लुक इससे है कि हमारे भी 3 केस सुप्रीम कोर्ट में इसके इसी केस में चल रहे हैं और हम हमेशा वहाँ पे बुलाया जाता है हमें। तो उसके अंदर ये था कि इन्होंने कहा कि ये एसटी प्लॉट जो है ये है पब्लिक यूटिलिटी के प्लॉट होते हैं ये, जो कि हर स्कीम में रखे जाते हैं। अब आपको आगे मैं बताऊंगा कि केडीए की स्कीम नंबर 5 क्लिफ्टन है ये, और क्लिफ्टन स्कीम जो है ये 1964 से बनी है और इसमें 660 एकड़ 648 एकड़ ज़मीन जो है वो केडीए ने केपीटी से ख़रीदी थी और बाकी जो है तकरीबन 1200 एकड़ जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की थी, वो इस्तेमाल होकर ये हो रही है। कुछ ज़मीन उसमें कंटोनमेंट बोर्ड की भी है जो ब्लॉक 9 में आती है। तो उसमें इसके अंदर जो है यहाँ पर जो है वो हर एमिनिटी प्लॉट जो है वो कब्जा का हो गया है, हर पार्क जो है वो बदल गया है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ केसेस चल रहे थे और उसके अंदर एक केस ये आया कि जज ने बताया कि एसटी प्लॉट को करें और एसटी प्लॉट किस किस के पास हैं। यानी यहाँ पे आप देखेंगे, मैं अगले प्रोग्राम में इसमें करूँगा इसके ऊपर, कि ये कैसीनो का प्लॉट था एक क्लिफ्टन में, देखा होगा आपने, वहाँ पर ये एक बिल्डर ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया, टोटल इलीगल प्रोजेक्ट है वो भी इसके अंदर है। अब और उस पर रीट बना दी है और रीट जो है वो एसईसी पे अप्रूव कर रहा है। किन की अप्रूव कर रहा है? आरिफ हबीब साहब ने रीट बनाई है। वो रीट जो है वो ज़मीन इलीगल है, उस पर गवर्नमेंट की, मतलब जब देखें ना ये कौन सा टावर है, नेशनल टावर है, कि गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट है, लोगों ने खरीद लिया सही। अरे भाई तो उसकी भी तो चेक करो कि उसकी रीट एसईसी का काम था, देखता ज़मीन का टाइटल सही है कि नहीं है, नया नालाबाग का टाइटल सही है कि नहीं है, फलाने का टाइटल सही है कि नहीं है। ये टाइटल ये सही नहीं होते और अप्रूव कर देते हैं। तो इसके अंदर जब इन्होंने ऑर्डर दिया था, ये जून को ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और ये मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, ये जून का ऑर्डर जो है ये 16 जून का ऑर्डर था, CMA नंबर 86 के 711 के 2020 में कॉम 3 के ऊपर। कॉम 3 का जो है वो अब आप बताऊँगा कॉम 3 का क्या है। वो भी 2 टावर खड़े हुए हैं और वो टोटल लीगल है, वो पार्क है, बेनज़ीर पार्क है, उसमें टावर खड़े हुए हैं। DGKDA has filed a report, same is taken on record, CMA number 711K220, and have been filed in respect of KDA scheme Kehkashan, Clifton, and both DGKDA and Shehri will prepare a comprehensive report regarding plots in scheme name as is written. These plots were created, when and how they were allotted, these plots, full description of these plots and present status of each commercial plot given by DGKDA. A separate report shall be prepared by DGKDA and about ST plot all over Karachi and in first instance regarding Kehkashan Clifton. Such report be filed by DGKDA before next day of hearing. DGKDA shall give status of ST plot, their areas and actual provide everything to them and Shehri. ये जून में था। जून में के बाद वहाँ पर जो है KDA का जो है वो 6 तारीख की जो है 16 जून थी, जून की 30 को देना था, नहीं दिया, अगली हेयरिंग के अंदर नहीं दिया उसने। KDA का डायरेक्टर जनरल चेंज हो गया, फिर नहीं दिया। फिर इनका नया डायरेक्टर जनरल आसिफ मेमन आ गए। वो आसिफ मेमन जो कि बहुत मशहूर हैं, उसके स्कूल ड्रेस के जो केस में इन्वॉल्व थे, वो आ गए और कोर्ट में जो है वो उनको रिपोर्ट देनी थी। तो उनको शहरी ने लेटर लिखा, ये आसिफ मेमन साहब को, ये लेटर आप देख रहे हैं 9 अगस्त का, कि भाई ये आप कोर्ट के ऑर्डर हैं और आप मिले, हमें मिल के रिपोर्ट बनानी है ताकि ये चीज़ें वो नहीं मिली इनसे। जाहिर है कि KDA गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इदारा है, उसके अंदर अगर इलीगलिटी हुई है तो KDA ने की है। KDA के उन लोगों ने की है जो आज इनके अफसर हैं या इनके अफसर थे। तो ये मफादात का टकराव इसे कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये भी वही है। तो आसिफ महबूब साहब ने उनको नहीं बताया कुछ, इन्होंने
शहरी ने पूरी रिपोर्ट जमा करा दी कोर्ट में, और ये रिपोर्ट जो है आप देख रहे हैं इसकी, ये वेबसाइट पे जाएं शहरी की, पूरी रिपोर्ट है, कोई ये 250 पेजेस की, एक एक चीज़ का उसमें जिक्र है। और ये रिपोर्ट का एक एक डॉक्यूमेंट बता रहे हैं कि इन्होंने 26 जून को मीटिंग की कोशिश की, उनसे केडीए से मीटिंग हुई, और केडीए ने उनको जो है ये बताया कि केडीए का प्लान उनके पास है वो 12 नवंबर 1985 का है। आप ये हैरान होंगे, 12 नवंबर 85, केडीए जो है 19 ये प्रोजेक्ट 64 से चल रहा है। मैं 68 में केडीए के क्लिफ्टन के अंदर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, मुझे खुद पता है पर्सनली, मैं इसलिए बता रहा हूँ। मैं केडीए का डायरेक्टर जनरल जो है वो शहरी को कह रहा है कि हमारे पास 1985 से पहले का रिकॉर्ड नहीं है, जो टोटल झूठ है। उस पर शहरी ने 1972 का रिवाइज प्लान दिया, 64 का प्लान अलग है, रिवाइज प्लान दिया पूरे सुनका कि क्लिफ्टन जो है ये कैसे बना था और क्या हुआ था। इसके अंदर आप देखेंगे कि 1973 में ये 85 की बात कर रहे हैं, केडीए का डीजी को सुप्रीम कोर्ट को यानी मिस गाइड कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट को मिस गाइड करने का मतलब है झूठ बोलना, झूठ बोलने का मतलब है पर्जरी, पर्जरी का मतलब है कोर्ट से पर्जरी करने वाला कंटेंट में नहीं आता, वो जेल जाते हैं। ये पर्जरी कर रहे हैं ये। और इसके अंदर आप देखेंगे कि 1973 में जब भुट्टो साहब की हुकूमत 71 में आई थी, तो उन्होंने इसके पे ऑर्डर दिए थे। जाम सादिक अली जैसे जो कराची के यहाँ के चीफ मिनिस्टर लगाए गए थे, लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे उस वक्त, वहाँ बाद में चीफ मिनिस्टर भी लगे, उन्होंने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि क्लिफ्टन जो है वन स्पेशल असाइनमेंट इनको दिया था कि केडीए स्कीम 5 को बनाया जाए, इसके ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट का होगा एज अ रिक्रिएशनल ब्लॉक, कि ये अवाम दोस्ती, अवाम की तफरीका के लिए। क्लिफ्टन वैसे भी मशहूर है, समंदर है, क्लिफ्टन परेड है, सब कुछ आप देखें, पिरामिड है। तो क्लिफ्टन का जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन उस वक्त जो किया गया था वो 1800 एकड़ के प्लॉट के अंदर, पूरे एरिया के अंदर जो है वो 501 रेजिडेंशियल प्लॉट थे, आप देख रहे होंगे। कमर्शियल प्लॉट थे 53, एजुकेशन प्लॉट थे 59, और पब्लिक बिल्डिंग थे 43। टोटल ये थे 34%। बाकी था रोड है, पार्क हैं, और पार्किंग है, प्ले ग्राउंड है, बोट बेसन है, ये बेनदी पार्क जो नाम दे दिया गया है, ये 66% ओपन स्पेस थे। अब ये टाउन प्लानिंग है, उस वक्त टाउन प्लानर जो थे अहमद अली ने किया था। 66% ओपन स्पेसेस, 34। अब आप देखेंगे डीएचए को देख लें, आप बैरियर टाउन को देख लें, आप सोसाइटी को देख लें, उल्टा हो गया है कि 66% ये बिल्डिंगें बन जाती हैं और 44% रोड और प्ले ग्राउंड तो है ही नहीं कहीं पर भी। तो ये इसको क्लिफ्टन का बनाया गया, ये पूरा कोर्ट में सबमिट हुआ है। आप आवाम से मैं आपको इसलिए बता रहे हैं बार बार कि ये देखें पूरी आ रही, ये पूरी लिस्ट जो है वो वेबसाइट पे ओपन है। इसमें भी बहुत सारी गलतियां हैं, इनके पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है शहरी के पास, इसमें हमने भी बताऊंगा इसके अंदर है। तो इसमें अगर किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर दे दें अभी, और इसको कोर्ट में जाएं। वजह यह है कि अगर एक चीज़ आ रही है और उसकी पब्लिक इन्फॉर्मेशन आ रही है, इंटरनेट का ये फ़ायदा है ना कि हर एक को पता होना चाहिए क्या क्या नहीं है, जिस प्लॉट पे आप रहे हैं सही है कि नहीं है। तो इस प्लॉट के अंदर आप देखेंगे इसकी जो अब बात कर रहे हैं, तो पहला प्लॉट जो था ब्लॉक सर ये यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम को आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे एसटी प्लॉट्स के हवाले से, और इस पर कुछ और गुफ्तगू भी जो है गिलानी साहब ने ऐड की। जी गिलानी साहब, आप प्लॉट्स के हवाले से कुछ पर्टिकुलरली बता रहे थे। जी गिलानी साहब, प्लॉट्स के हवाले से आप इसके अंदर मैं ये बता रहा था कि इसमें जो है वेबसाइट जो है शहरी की, उस पर गूगल पे आप जाते हैं, गूगल पे आप टीवी प्रोग्राम देखते हैं, अच्छे पूरे चीज़ें देखते हैं, रिसर्च करते हैं, आप वेबसाइट पे लेके जाएँ और ये देखें, ये पूरा 250-300 पेज का डॉक्यूमेंट है। उसके अंदर अगर आपको इनपुट देनी है उसकी इनपुट दें, आप उनको नहीं देते, आप सुप्रीम कोर्ट दें, नहीं आप टीआई पाकिस्तान को भेज दें, आप हमें भेज दें, आप न्यूज़ 1 को भेज दें, हम इसके अंदर शामिल करा देंगे। इसमें मैं सिर्फ चंद बिल्डिंगों का बता रहा हूँ कि जो चीज़ें इसके अंदर मिसिंग है और इसका जो पब्लिक इंटरेस्ट है। पहली बिल्डिंग इसके अंदर जो है वो है ये एनक्रोच
साउथ सिटी हॉस्पिटल। साउथ सिटी हॉस्पिटल का जो प्लॉट नंबर है ST1, ये 0.7 एकड़ का प्लॉट है। ये 0.7 एकड़ का मतलब हो गया 3,500 गज का प्लॉट है ये। और ये 1972 में इसका यूज़ था, पब्लिक बिल्डिंग थी। पब्लिक बिल्डिंग जो होती है वो होती है पब्लिक, उस ज़माने में जैसे पोस्ट ऑफिस था, उस ज़माने में टेलीफोन था, उस ज़माने में टीवी, ये टीवी स्टेशन पब्लिक मैंडेट में आते थे, या फ्री गैस की कंपनी, ये पब्लिक यूटिलिटीज़ की उनकी बिल्डिंग थी, या ये इनके लिए उसको अलॉट करके पब्लिक बिल्डिंग से 2000 यानी 1985 के अंदर भी ये पब्लिक बिल्डिंग थी। ये साउथ सिटी हॉस्पिटल ने इसको इंक्रोच कर लिया है। साउथ सिटी हॉस्पिटल तो कमर्शियल हॉस्पिटल है ये, और इसके अंदर जो है वो एक आदमी बीमार होता है तो उसका बिल पिछली दफ़ा कोर्ट में था, तो वो इत्तेफाक की बात है। सर कफ और फ्लू के ऊपर बनता है, नहीं, कितना बड़ा बिल? नहीं, इनका बिल तो ऐसे बनता है कि जब कोविड का दाखिल होता है तो कहते हैं 10 लाख रुपए जमा करा दो। जी सर, बहुत बुरा और डेली कोविड के वार्ड का 1 लाख रुपए और वेंटिलेटर 2 लाख रुपए, ये प्लस डॉक्टरों के अलग। तो जब मैं कोर्ट में था, जस्टिस गुलजार ने इनसे पूछा, इनकी आई थी जो चेयरमैन है डॉक्टर सादिया, उन्होंने कहा कि ये मैं हूँ इसके मतलब, कहा जी आप, मुझे तो इसका पता चला कि यहाँ पे मेरे डॉक्टर का एक बिल आया, पता नहीं 50-60 लाख रुपए का। नहीं, वो हमारा नहीं, ये आपका बिल है। ये क्या कर रही हैं आप? ये हॉस्पिटल आपने बनाया कैसे? तो ये चीज़ इसके अंदर आई है कि ये इंक्रोच है। और इसके साथ दूसरा हॉस्पिटल है डेंटल का, डॉक्टर अल्तमश का डॉक्टर जो है वो भी उनका रिश्तेदार जानने वाला था, भुट्टो साहब का, अधिक बेदर्दी का जानने वाला था। ST15 ST2 इसके अंदर जो है इसका भी यूज़ जो है वो हॉस्पिटल में अलॉट कर दिया इसको। उसके बाद दूसरा प्लॉट जो है वो है, आप देखेंगे ये ब्लॉक 3 की बात हो रही है सर। ब्लॉक 3 जो है ये बड़ा हाउस के सामने से लेके और किवाड़ी तक, किवाड़ी से पहले ब्लॉक 2 आता है। ST32 ये है 7.7 एकड़, ये 3,500 गज का प्लॉट है। फिर ST33 ये 1,000 गज का प्लॉट है, 0.3 एकड़। फिर ST34 ये 1 एकड़ का प्लॉट है। ये तीनों प्लॉट जो हैं ये पार्क थे, पब्लिक पार्क थे। और इसको पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया आर्किटेक्ट उन्होंने इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट के लिए अलॉट करा के इस्तेमाल कर रहे हैं कमर्शियल। ये टोटल फ्रॉड है ये। इसमें मतलब मैं सिर्फ ये बिल्डर इन्वॉल्व नहीं है, इसके अंदर डॉक्टर इन्वॉल्व नहीं है सिर्फ, इसमें आर्किटेक्ट भी इन्वॉल्व है, आप देखेंगे। फिर इसके बाद तीसरा प्लॉट आया था आपका ये ST4 ब्लॉक 6 का, ये जो बेनज़ीर भुट्टो पार्क है, पूरा का पूरा बोर्ड बेसन है, इसके कोने पे वो उसका जो एरिया है, इसने एरिया नहीं लिखा, इनको एरिया पता ही नहीं क्या एरिया है। मतलब ये रिपोर्ट के अंदर ये बहुत बड़ी कमी है कि इसके अंदर इन्होंने लिखा है कि ये 72 के अंदर हॉस्पिटल था और 85 में ये जनरल हॉस्पिटल था। इस हद तक तो सही है कि 85 तक ये जनरल हॉस्पिटल, ये प्लॉट जो ST प्लॉट था, और ST प्लॉट ये था, ये तकरीबन 6 एकड़ का प्लॉट था। ये 6 × 30,000 गज का प्लॉट है ये। और ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध को अलॉट हुआ था, हेल्थ डिपार्टमेंट को, इसके ट्रॉमा सेंटर बनेगा कराची के अंदर। बेनज़ीर भुट्टो के आने से पहले की बात है ये। और वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने डॉक्टर्स के लिए वहाँ पे एकोमोडेशन बनाई, 6 मकान। वो 6 मकान जो है आज जो है वो गवर्नमेंट सिंध अपने अफसरों के लिए इस्तेमाल कर रही है। पिछले दिनों कराची में सिंध का नैब का DG वो किराए पे वहाँ पे रहता था, उसको दिया हुआ था वो मकान। फिर उसके बाद ये जब 2000 यानी बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई और बीमार शुमार हुए और आसिम की इनके साथ दोस्ती हुई, तो वो प्लॉट जो था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ट्रॉमा सेंटर का पब्लिक बिल्डिंग का प्लॉट था, ये आसिम के हॉस्पिटल को, दयाउद्दीन हॉस्पिटल को अलॉट हो गया। और ये इसकी डिटेल जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है। वो डिटेल हम आपको अगले प्रोग्राम में बताएंगे कि इसकी डिटेल क्या है, कैसे क्या क्या गलत चीज़ हुई है। इसके ऊपर नैब में रेफरेंस फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में 470,000 रुपये का, और उसके अंदर ये कई केसेस हैं डॉक्टर आसिम, ये एक केस ये भी है जी। इसके अंदर जो है वो कमाल की बात यह है कि ये कैसे चीज़ें छुपाते हैं। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि जो उसका हॉस्पिटल है ये का साउथ सिटी हॉस्पिटल, साउथ सिटी हॉस्पिटल का प्लॉट जो है आप देखें हैरान होंगे। ये इसके पहले में दिखा चुका हूँ, मगर ये अब इस चीज़ के हवाले से दिखा रहा हूँ मैं कि ये
1974 में ये एक साहब थे, उन्होंने इसको अप्लाई किया 1976 में कि ये है हील वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, यानी एनजीओ बनती है ना, जैसे ईदी ट्रस्ट है या सैलानी ट्रस्ट है, तो वो तो फिर भी काम करते हैं। हील वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ बनाई, खैराती इदारा है कि हमें प्लॉट अलॉट कर दें। इनको जो प्लॉट अलॉट हुआ था वो 23 सितंबर 1976 को अलॉट हुआ था। ये डिटेल शहरी की रिपोर्ट में नहीं है। केडीए की रिपोर्ट हमने केडीए से मांगी, ये लेटर आप देखेंगे, आसिफ को लेटर लिखा था कि ये हमें आप रिपोर्ट दें अंडर दी आर्टिकल 19A, और हम इसको देखिए चेक करके हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा कराएंगे। केडीए ने हमारे लेटर का जवाब नहीं दिया, हमें कोई चीज़ नहीं दी, हम कोर्ट से जाके रिपोर्ट निकलवाने की कोशिश करेंगे, कोर्ट में जमा है। तो इसके अंदर ये जो रिपोर्ट है, जो शहरी की रिपोर्ट के अंदर मिसिंग है, देखना है केडीए ने दिया, केडीए ने नहीं दिया तो फिर हम ये कोर्ट को बताएंगे, क्योंकि कोर्ट को झूठ बताना जो है वो पर्जरी है। एक इस चीज़ की इंफॉर्मेशन अगर शहरी ने दी है वो गलत है तो पर्जरी है। अगर शहरी कहते हैं हमारे पास है नहीं तो और बात है, क्योंकि शहरी जो है वो पब्लिक इदारा नहीं है, वो एक प्राइवेट इदारा है, जो उनको मिलेगा वो दे देंगे। मगर केडीए के पास सही होनी चाहिए। केडीए ने अगर नहीं दी है तो वो झूठ है, अगर झूठ है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा जो है पर्जरी की 3 साल कैद है। तो ये अलॉटमेंट लेटर उनको इशू हुआ था 23 सितंबर 1976 को कि ये आपको 1 एकड़ का प्लॉट जो है ये ब्लॉक ST13 में दिया जा रहा है फॉर एम्यूनिटी पर्पज़, और इसके अंदर चैरिटेबल हॉस्पिटल लगाएंगे और इसकी आप 50-30 रुपये गज के हिसाब से इसको और इतने में पूरा कर देंगे। इसके बाद यानी 6 तारीख की बात है ये, यानी 76 की, 76 चला गया, 10 साल निकालो, 86 चला गया, 1983 में कोई 7 साल के बाद जो है वो इन साहब ने हील वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जो डॉक्टर साहब थे, उन्होंने कॉन्टेक्ट किया केडीए के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की रेफरेंस देके जिसको हमें इसका पोजीशन दे दें, ये हमारा प्लॉट ST1 7 साल तक नहीं लिया तो अंदर तक केडीए रूल वो कैंसिल हो जाता है, पेमेंट जमा कराने पड़ती है, पोजीशन होता है। मतलब एक मकसद के लिए, तो मकसद ही फॉल्ट हो गया ना। अगर वेलफेयर है, चैरिटी है, तो चैरिटी शुरू करो। आज आपको अगर फ्री में हुकूमत देती है KMC में जाओ, आपके पास वो प्लॉट दे देगा, स्कूल शुरू करो, 2 साल में बना के तैयार करो, 2 साल में नहीं करोगे कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल नहीं किया और ये उसको दे दिया। ये इसका पोजीशन ऑर्डर जो है 10 जुलाई 1983 का है ये, कि ये आपको हम दे रहे हैं ये, और इसके ऊपर आप जो है वो इतने दिनों के अंदर इसको कंप्लीट कर लें। ये हॉस्पिटल का नक्शा है, इस नक्शे के हिसाब से इन्होंने ये बेच दिया। डॉक्टर सादिया, इनके साथ दूसरे डॉक्टर हैं कोई जो है मिलके उन्होंने खरीद दिया, कमर्शियल अरबों रुपए में बिका ये। इसके साथ एक और प्लॉट है पीछे पार्क का, वो भी टेक ओवर कर लिया उन्होंने, कार पार्किंग। आप वहाँ जाके देखें, हॉस्पिटल के सामने एक पार्क का प्लॉट है, वो भी यानी ST प्लॉट है, वो भी इनके कब्जे में आ गया हुआ है। हाथ बहुत बड़े हैं इनके, हाथ जो होते हैं ना, ये वकीलों के हाथ, बिल्डर्स के हाथ, डॉक्टर्स के हाथ, क्योंकि जब आदमी बीमार होता है तो फिर इनके पास जाता है ना। अगर मिनिस्टर ऑफ हेल्थ बीमार हुआ या प्राइम मिनिस्टर बीमार हुआ, कैसे अल्तमर से दोस्ती, दांत खराब हुआ बेनज़ीर का, डॉक्टर अल्तमर के पास चली गई। यहाँ पे किसी को डिलीवरी करानी है तो यहाँ पे सादिया के पास चले गए। वो तो बीमारी के अंदर उसके वो फिर उसको डॉक्टर आसिम की क्या थी, डॉक्टर आसिम के हॉस्पिटल में जो कहते हैं डॉक्टर कि आसिफ दरदारी ने 11 साल जेल में गुजारे, 7 साल वो आसिम के हॉस्पिटल में बीमार पड़े रहे थे। ये बात अभी की नहीं हो रही, आज से ये 18 साल पहले से बीमार हैं, उसके बाद ठीक हो गए। ये 5 साल जो है ये प्रेसिडेंट बने रहे, उसमें कोई बीमारी नहीं हुई जी, अब फिर बीमार हो गए जी। जब बीमारी का पॉलिटिशियन का होता है ना। सर वो नवाज शरीफ भी हैं? नहीं, सारे पॉलिटिशियन ना, नवाज शरीफ है, बाहर बैठे मेमन है, ठीक है, जो भी है सारे। ठीक है सर, सब खत्म हो गया सर। हमारा कहने का मकसद ये है कि इसको कंक्लूड ये करते हैं कि ये अगले प्रोग्राम में हमारे चलेगा, हम बताएंगे क्या क्या गलत हुआ है, और लोगों से हम अपील करते हैं आवाम से कि जो गलत आपके पास इंफॉर्मेशन की है देखें, टीवी पे आप जाके वेबसाइट पे देखें शहरी के, और उसको बताएं ताकि हम सुप्रीम कोर्ट को बताएं कि ये चीज़ जो है इसमें ये कमी है, इसको और तरीके से टेकअप किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।